हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है। सो ये जो रिवीजन सीरीज है हमारी, जिसमें हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं सीएपीएफ के। ठीक है, पिछले 10 साल के। तो पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो ज्योग्राफी विल स्टार्ट। ओके। सो ज्योग्राफी के साथ साथ हम क्या करेंगे ना, जो कुछ कुछ एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी वो पूछ रहा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ज्योग्राफी के नोट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी जब ये प्रॉपर खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी वाला। ठीक है, पॉलिटी का ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। ओके। सो देखिए, ज्योग्राफी के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ रिसर्च पेपर। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी। तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि सीएससी में भी, सीएससी प्रीलिम्स में जो भी आपके पिछले 10 साल के जितने भी टर्म्स आई हैं, रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, यूपीएससी ने जो पूछा है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। प्लस उस पे मैं क्या कर दूंगी, सीएपीएफ वगैरह ऐड कर दूंगी, जो भी सीडीएस एनडीए होगा। तो वो धीरे 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 उसको ऐड कर दूंगी, तो वो रिसर्च पेपर आपको मैं एंड में वो दे दूंगी। ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट। So first question is that which one of the following is a permeable rock that allows water to pass through? देखिए, what is permeable? Permeable होता है जो पानी अंदर सोख लेता है। ठीक है। सो ग्रेनाइट तो नहीं करेगा। क्वार्टजाइट भी बहुत हार्ड रहता है, वो भी नहीं करेगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस लाइमस्टोन। ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है लाइमस्टोन टोपोग्राफी बनती है। ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी बनती है। तो लाइमस्टोन पानी क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, पानी क्या कर लेता है, लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर लेता है। सो लाइमस्टोन इज अ परमिएबल रॉक। चलिए, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। देखो, पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये सीएससी में भी पूछ चुका है। अभी रिसेंटली 2023 का पेपर आया था, उसमें भी पोर्ट्स पूछा था। सो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर इज विशाखापट्टनम। बाकी ये जितने भी पोर्ट्स आई हैव कवर्ड इन माय रिसर्च पेपर, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। सो दिस इज द रिसर्च पेपर जो मैंने प्रिपेयर किया था। जितने भी आपके प्लेसेस इन न्यूज आई है पिछले 10 साल में, जितनी भी आई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेक्स जो रहे हैं न्यूज में, बाकी आर्टिफिशियल लेक्स जो भी हैं, रिवर्स आई हैं जो भी, रिवर्स चाहे वो वर्ल्ड की हैं चाहे आपकी इंडिया की हैं। देन पोर्ट्स वाला आप यहाँ से देख सकते हो, पोर्ट्स वाला। ठीक है। सी, ये सारे के सारे पोर्ट्स इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी इंफॉर्मेशन है दैट आई हैव रिटन। बाकी ये भी आप देख सकते हो। ये तो फिजिकल फीचर्स आ गए जो आपको बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? देखिए, टेम्परेट जोन्स या डेजर्ट्स में तो मिल नहीं सकती। एल्पाइन मतलब बहुत ठंड है, वहां पे भी नहीं मिलेगी। तो मिलती कहाँ पे है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट रहते हैं वहां पे मिलती है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये भी मैंने उसमें रिसर्च पेपर में कवर किया है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से उसने बोला डज नॉट रन अक्रॉस। तो पहली बात कहाँ से पास करता है, दैट इज यूराल माउंटेन्स हैं जो। ठीक है, जो यूराल माउंटेन्स और कॉकेसस माउंटेन है, वो बाउंड्री बनाते हैं किसके बीच में? योर रशिया वाला जो पार्ट है और यूरोप वाला पार्ट है। यूरोप और एशिया को जो बाउंड्री बनाता है दैट इज यूराल माउंटेन, कॉकेसस है, और एक और है आपका दैट इज कैस्पियन सी। ठीक है। एक और मैंने आपको ज्योग्राफी का मिसलेनियस पार्ट में मैंने क्या किए थे, कुछ कुछ चीजें कवर की हैं, लाइक बहुत सारे सी कवर किए हैं। ठीक है, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वी हैव इज अल्ताई रेंज। अल्ताई रेंज से भी ये पास करता है, अल्ताई रेंज से भी पास करता है। रशिया में है आपका अल्ताई रेंज। ठीक है। ओब और येंसे रिवर, देखिए जो ओब ओब और येंसे रिवर है, ये ड्रेन होती है, ये पूछ लेता है आर्कटिक ओशन में। ठीक है, ये भी कवर किया हुआ है मैंने उसमें रिसर्च पेपर में, डोंट वरी। कॉकसस माउंटेन, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका कॉकसस माउंटेन। ठीक है, नहीं भी समझ आ रहा आपको तो आप यहाँ से देख सकते हो, माउंटेन है, माउंटेन है, मैंने कहा था अगर सिमिलर आए तो उन दोनों में से आंसर हो सकता है। तो मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया तो आंसर मेरे को कॉकसस ही मिला है। बाकी आप खुद से भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज बार्चन्स। बार्चन्स पता ना कहाँ पे बनते हैं, डेजर्ट एरिया में बनते हैं। ठीक है,
सो दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट। कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी नहीं। सो विंडवर्ड, अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है तो अगर आपको नहीं आता तो भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो यू नीड द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यू नीड टू रीड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। कैसे करोगे आप ये? आपको ये देखना है कि अगर आप क्वेश्चन बनाते तो आप कहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते थे। क्योंकि अगर आप खुद सोचे, अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन बनाना है या एक रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है तो उसमें भी मेहनत लगती है, ठीक है। सो इसीलिए एग्जामिनर ये देखते हैं कि हम कहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो रॉन्ग बन जाए वो वाला स्टेटमेंट। सो अगर हम सेकंड देखते हैं, क्या इसको मैनिपुलेट करना इजी है? हम विंडवर्ड की जगह लीवर्ड लिख सकते हैं, हम कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे कॉनकेव है, हो सकता है यहाँ पे कॉन्वेक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो यही होता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, बट ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट था, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सो इसका मतलब टू गलत हो सकता है। अगर तुम टू को काटो यू विल बी लेफ्ट विद 1 and 3। अब आता है द टू एंड्स ऑफ बार्चन आर कॉल्ड हॉर्न्स। और वैसे भी आपके जो एंड्स होते हैं, जैसे ये बार्चन है ना, तो जो इसके एंड्स होते हैं वैसे भी ये हॉर्न की तरह लगते हैं, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर 1 and 3। सो विंडवर्ड जो साइड होती है वो आपकी कन्वेक्स फ्लो बनाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रमलिन्स। देखिए ये सारे के सारे जो भी आपके लैंडफॉर्म्स थे आई हैव कवर्ड इन माई ज्योग्राफी नोट्स, और मैंने ज्योग्राफी के अच्छे से आपको समझा भी दिया था यूट्यूब पे, जो भी जितनी भी वीडियोस है उसमें ज्योग्राफी की, वहां से देख लेना, ठीक है। देखिए जो कुछ चीजें हैं जो नोट्स में कवर नहीं होंगी वो आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएंगी, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि कुछ छूटा हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रमलिन्स होते क्या है? ये तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्लेशियर चलता है, ठीक है, ग्लेशियर मूव करता है तो उसके साथ साथ नीचे क्या होता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो ड्रमलिन्स होते हैं वो इन्वर्टेड स्पून की शेप में हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज ड्रमलिन। सो अ स्ट्रीमलाइन हिल होती है मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही है। सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल रिवर है, नैरो रोड है तिब्बत में? नहीं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी? देखिए सबसे बिजिएस्ट सी कौन सा है आपका? दैट इज द अटलांटिक सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने ये बोला दैट प्रोड्यूसर्स कंज्यूम इंटायरली और मेनली बाय द फैमिली, ठीक है। जो भी लोग काम कर रहे हैं लैंड पे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के कंजप्शन के लिए है। मतलब सिर्फ जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाने, खुद के खाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत सरप्लस हो भी जाता है तो वो बार्टर सिस्टम कर देते हैं या बेच देते हैं। और ये जनरली स्मॉल स्केल पे होता है विद लिटिल और नो टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। कि लेबर तो लगता है बट टेक्नोलॉजिकल इनपुट ऐसा कुछ नहीं, तो दैट वुड बी सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस क्या होता है कि खुद की, सिर्फ आपको खुद का पेट भरना, दैट्स ऑल, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग तो पता ही है, कमर्शियल फार्मिंग में क्या किया जाता है, कैश क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है, मैंने मणिकरण कराया था कि जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, सो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। और जो उसका हॉट वाटर होता है वो आप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बेथिंग एंड क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है। उसने बोला दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर। अब यही आपका ट्रैप होता है, याद रखिएगा। अब मेरे को खुद बताइए, अगर न्यूक्लियर एनर्जी इतनी चीपर है तो हम न्यूक्लियर एनर्जी ही क्यों नहीं यूज कर लेते? फिर तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज करनी चाहिए, है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं या फिर हम उनको हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो वो कभी चीपर नहीं होंगी, ठीक है। अगर चीपर होती तो हम यूज कर लिए होते अभी तक। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल पावर। सो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। सो थर्मल पावर स्टेशन, जो भी आपके थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वो क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, स्टीम बनाते हैं और टर्बाइंस को चलाते हैं। सो इट्स करेक्ट। एंड एक और आपको मैं चीज बता देती हूँ, अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसमें से आपने एक रॉन्ग पकड़ ली है तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा आंसर सही हो जिसमें सिर्फ एक ही सही हो और बाकी की सारी गलत हो, ठीक है। सो ये रेयरली होता है, होता नहीं है वैसे जनरली। अगर आपका एक गलत हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि 2 सही होने चाहिए उसमें से। ओके, क्योंकि अगर आपका 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो एग्जामिनर इतना मेहनत थोड़ा ना करेगा कि उसमें से 3 गलत बना देगा वो,
ठीक है, बना भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एक टेक्निकली ऐसे बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, या फिर आप दो ऑप्शंस में फंस जाते हो, तो आपको लगता है कि हम कौन सा आंसर टिक करें। जैसे कि इन दोनों में से अगर आपको जाना होता तो आप किस पे जाते हैं? आप 1 और 3 पे जाते। क्यों? क्योंकि इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। 3 स्टेटमेंट है, एक ही गलत हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट। देखिए, रागी जो है वो एक मिलेट है, तो मिलेट्स बहुत ज्यादा न्यूज में, बिकॉज एक तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है, दूसरा इसको पानी कम चाहिए होता है। ठीक है। वाटर एफिशिएंट क्रॉप है ये। इट इज अ मिलेट क्रॉप है जो कि ड्रायर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया में उगाई जाती है। सही है। इट इज अ रावी क्रॉप सोन बिटवीन नवंबर एंड मार्च। अब एक और चीज याद रखिएगा, आप यहाँ पे भी मैनिपुलेशन होना बहुत इजी है। रावी का खरीफ बना दो, खरीफ का रावी बना दो। मैनिपुलेशन इजी है कि नहीं है? उसने बोला विच इज करेक्ट, ओके, ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट इज इट इज अ रेन फेड क्रॉप। देखिए, रेन फेड क्रॉप नहीं होता है ये। ठीक है। एंड रेड लाइट ब्लैक, नहीं, रेन फेड क्रॉप नहीं होता है। अगर ड्रायर पार्ट्स में हो रहा है तो वो रेन फेड कैसे होगा? ठीक है। एंड इट इज ग्रोन बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस या इतना, और देखिए 50 to 100 सेंटीमीटर का इसको रेनफॉल, ये भी गलत हो जाएगा। सो सो क्लियर। एंड सबसे ज्यादा जो रागी है इंडिया में कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? दैट इज कर्नाटका। ओके। चलिए, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक स्ट्रक्चर। अब देखिए, एक होता है अपने पास क्लास्टिक सेडिमेंट्री, एक होता है नॉन क्लास्टिक। तो ये क्लास्टिक वो होता है जो इरोजन की वजह से होता है। ठीक है, विंड इरोजन हो सकता है। तो ये जो ऊपर वाला इरोजन हो जाता है रॉक का, दैट इज ड्यू, उसकी वजह से क्या बनते हैं आपके क्लास्टिक। और नॉन क्लास्टिक किसकी वजह से बनते हैं? इवेपोरेशन हो रहा है, या फिर जो भी आपके प्लांट एंड एनिमल्स डेड के हो जाते हैं, ठीक है, वो सेडिमेंटेशन पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से बनते हैं। ठीक है। अब उसने बोला क्या कॉन्ग्लोमरेट क्लास्टिक है? बिल्कुल सही है, क्लास्टिक है। क्या स्लेट नॉन क्लास्टिक है? देखिए, स्लेट नॉन क्लास्टिक नहीं होता आपका। ठीक है, ये गलत आ जाएगा। अब एक होते हैं प्लूटोनिक और एक होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस। ये भी मैंने आपको कराया था ज्योग्राफी में, जब वॉल्केनो पढ़ रहे थे हम। सो प्लूटोनिक होते हैं जो अंदर ही आपके कूल डाउन हो जाते हैं। जैसे बैथोलिट्स कराया था, फैकोलिथ कराया था, ये सब होता है। जो ग्रेनाइट हो गया, तो ये अंदर ही क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं रॉक्स। ठीक है, जब इरोजन हो जाता है ऊपर से, तो आपको ग्रेनाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज बसाल्ट। बसाल्ट होता है बाहर निकला बसाल्ट। ठीक है। बसाल्ट बेसिकली थोड़ा बेसिक रहता है। बेसिक मतलब कि ये थोड़ा विस्कोसिटी इसमें इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। और ये एक्सट्रूसिव है, मतलब बाहर आके ठंडे होते हैं। सो आंसर वुड बी 2 नहीं होगा। सो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। ओके। चलिए, रामसर वेटलैंड साइट्स है। गहीर मथा जो है हैबिटेट है आपका ऑलिव रिडले टर्टल। देखिए, ये बहुत बेसिक होता है। गहीर मथा तो आई आई होप आपने पढ़ा होगा। ये ओडिशा के कोस्ट में है। ठीक है, ओडिशा की कोस्ट में है। ऑलिव रिडले टर्टल्स वहां पे आते हैं, ब्रीडिंग के लिए आते हैं। देन चिलिका लेक जो है वो हैबिटेट है इरावदी डॉल्फिन्स, और उसकी फ्लैगशिप स्पीशीज है। बिल्कुल सही, ये भी सही है आपका। जो नाल सरोवर वेटलैंड है इज ऑल्सो हैबिटेट ऑफ इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है। सो मोरीरी जो वेटलैंड है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है ब्लैक नेक। ये सारे के सारे सही हैं आपके। ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके। बाकी जो भी आपके वेटलैंड्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सारे के सारे आई हैव कवर्ड इन माय ज्योग्राफी नोट्स। वहां से आप देख लेना। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन जो है, देखिए फुमडीज आपको पता है लोकटक लेक है मणिपुर में। सो उसको वहां पे आपके डियर्स मिलते हैं, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ठीक है। डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि ये जो फुमडीज होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ है तो वो यहाँ से यहाँ उछलेगा, तो ये क्या होते हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मूवमेंट होता है उसका। ठीक है। ओके। सो डांसिंग डियर को आप संघाई डियर भी बोलते हो। ठीक है, या फिर संघाई डियर को आप डांसिंग डियर भी बोलते हो। सो ये किसकी वजह से होता है? ग्लेजेशन। ग्लेजेशन, नो, व्हाट इज ग्लेजेशन? ग्लेजेशन होता है कि पानी की वजह से वाटर लॉगिंग हो गया होता है, उसकी वजह से जो उसके ऊपर लैंडफॉर्म्स वगैरह होते हैं वो इससे बनते हैं। ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि फॉर्मेशन होता है सॉइल का
जिसमें क्या होता है, ड्रेनेज कंडीशन पुअर रहता है और वाटर लॉगिंग हो गया होता है, ठीक है। वहीं पे पॉक्सलाइजेशन क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम और आयरन का डाउनवर्ड माइग्रेशन होता है, मतलब जब आप अंदर जाते हो सॉइल के तो आप देखते हो ना सिर्फ ब्राउन ब्राउन कलर की रहती है, ठीक है। और ये ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगी, कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट्स पे मिलेगी पॉक्सलाइजेशन। वहीं पे लेटरलाइजेशन भी सेम होता है आपका, एसिडिक हो गई होती है सॉइल, आपकी थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में हो गई होती है। बट जो लेटरलाइजेशन होता है वो आपके हॉट एंड रेनी ट्रॉपिक्स में होता है और ये आपका कोल्ड एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे होता है। कैल्सिफिकेशन तो आपको पता ही है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि हाईली सॉलेबल होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, सेमी एरिड एनवायरमेंट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग टाइड्स क्या होती है। देखिए स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स, ये भी कवर है ज्योग्राफी के नोट्स में, देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझाई थी। सो स्प्रिंग टाइड्स होती है वो हाई टाइड्स, जो एवरेज हाई टाइड होती है उससे ज्यादा होती है, और जो लो टाइड होती है वो एवरेज से भी कम होती है, ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, सॉरी स्प्रिंग टाइम्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। सो मैंने सॉइल वाला भी अच्छे से कराया था, तो सॉइल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन किस में रिच होती है, कौन किस में पुअर होती है, कहाँ पे मिलती है, क्या चीज उगाई जाती है, एवरीथिंग फाइन। कहाँ पे मिलती है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसने बोला था लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स। देखिए ये हिमालयस के हाई ऑल्टीट्यूड्स पे नहीं मिलती, बल्कि आपके सर्दर्न पार्ट है जो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स वगैरह में आपको मिल जाएगी लेटराइट सॉइल। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। देखिए इट इज नॉट वेरी फर्टाइल सॉइल। क्यों, इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर अच्छे से करो, देखो वैसे तो ये कैशू वगैरह होते हैं, हाँ उनको उगाने के लिए होते हैं, और अगर आपने अच्छे से इसको वेल ड्रेन सॉइल बना दो तो उससे क्या हो जाएगा, आप कॉफी वगैरह, टी वगैरह ये सब उगा सकते हो उस पे, ठीक है। रेड कलर की होती है आयरन ऑक्साइड की वजह से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, Al2O3 की वजह से। नाउ इट इज पुअर इन नाइट्रोजन। देखिए मेजरली जो आपकी सॉइल होती है वो फॉस्फोरस सही रहता है उनमें, बट नाइट्रोजन पोटाश कम रहता है, इसीलिए आप क्या करते हो, फर्टिलाइजर्स डालते हो। अब आप देखोगे ना ज्यादातर जो यूरिया वगैरह रहता है या बाकी का जो फर्टिलाइजर रहता है उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन पोटाश ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सॉइल में कमी उसकी होती है। सॉइल में सबसे ज्यादा चीजें कौन कौन सी मिल जाएंगी आपको, फॉस्फोरस वगैरह मिल जाएगा, बट ये सब चीजों की क्या होती है, शॉर्टेज रहती है, ठीक है, डेफिशिएंसी रहती है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 तो नहीं होगा। सो आंसर वुड बी योर 3 and 4। फाइन, हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द। देखिए एक होता है आपका डे एंड नाइट चेंज होता है, दूसरा होता है सीजन। जो डे एंड नाइट होता है वो किसकी वजह से होता है, जब अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, दैट इज रोटेशन हो रहा है, नॉट रेवोल्यूशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है, नाउ दिस इज योर ऑर्बिट और ये अर्थ है और ये पूरा अगर घूम रही है दैट इज रेवोल्यूशन, ठीक है। और अपनी एक्सिस पे अगर घूम रही है दैट इज रोटेशन। सो अपनी एक्सिस पे घूमते 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 ये रिवॉल्व करती है यहाँ पे, ओके। अब सीजन्स किसकी वजह से डिफर करते हैं, इसके रेवोल्यूशन की वजह से। और एक और चीज होती है जितने इस पे टिल्ट की वजह से, जो इसका टिल्ट रहता है अर्थ की एक्सिस का, उसकी वजह से। सो आंसर वुड बी दिस। बट उसने बोला था रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे अगर गोल गोल घूम रही है सिर्फ, तो क्या उसकी वजह से होगा आपका चेंज इन सीजन। ये डे एंड नाइट के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं आपके, वो किससे बने हुए हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सही है, बिल्कुल सही है। देर आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये भी सही है। उन्होंने बोला दैट बिटवीन, नाउ दिस इज अ फैक्चुअल, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, बट ये जो फैक्ट है दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट फैक्ट है आपका, ठीक है। आजकल यूपीएससी फैक्ट्स भी करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो नई चीज लाएगा ही लाएगा वो, कुछ ना कुछ पेपर्स में अमेंडमेंट करता रहेगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी अनप्रडिक्टेबिलिटी वो लाता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रहते हैं ना सम, मैनी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रहते हैं वो सही रहते हैं। कोई भी चीज में आप सम लगा दो मतलब कुछ, हाँ तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी सही होने की रहती है, ठीक है। उसने बोला है दैट कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो रिवील होते हैं एज आइलैंड आर्म्स, हो सकते हैं,
ठीक है, कुछ की बात कर रहे हैं। उसने बोला दैट मिड ओशियानिक रिजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स, एंड बिल्कुल सही है। जो मिड ओशियानिक रिज है वो लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब 3 तो आना चाहिए। बट आपका 4 गलत होगा। कैसे गलत होगा? उसने बोला कि जो मिड अटलांटिक रिज है वो सिर्फ 33 मीटर है। तो क्या वो सिर्फ 33 मीटर अबव होगी? जो भी आपका फ्लोर है, अटलांटिक का फ्लोर है, 33 मीटर होगी। आई थिंक इट्स अबाउट 3 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 4 अगर गलत होता है तो आंसर वुड बी योर 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए ग्रासलैंड्स आ गया। देखिए जो भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हैं, प्लाट्यूज हैं, रिवर्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब मैंने कवर कर दिया है रिसर्च पेपर में, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये। सो आपका जो प्रेरीज, देखिए पी, प्रेरीज पी फॉर पंपास, तो जो भी पी से स्टार्ट है दोनों, वो आपको अमेरिका में ही मिलेगा। ठीक है, सो प्रेरीज मिल जाएगा आपको नॉर्थ में, पंपास मिल जाएगा साउथ में। सो ए का आपका 3 आ गया, सी का 4 आ गया, सो आंसर वुड बी सी। ओके, तो एक और मिलेट पे क्वेश्चन है। मिलेट्स आर ऑफन रेफर टू एज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स होते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो एरिड लैंड्स पे हो सकते हैं विद मिनिमल आउटपुट्स एंड मेंटेनेंस, इनपुट्स सॉरी, मिनिमल इनपुट चाहिए रहता है उसको एंड मेंटेनेंस चाहिए, बिल्कुल सही है। मिलेट्स आर अ गुड सोर्स होता है, बिल्कुल सही, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और मिलेट इंक्लूडिंग सोरगुम अकाउंट फॉर लेस देन, ये देखिए, ये भी लेस देन वाले भी जो रहते हैं, लेस देन, मोर देन, इनकी भी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली तो ये 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। बाकी अब यूपीएससी क्या आंसर देता है, आई डोंट नो। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर होना चाहिए 77 का। ओके, देखिए कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे भी कवर कर दिए हैं, ठीक है, जो रिसर्च पेपर में या फिर और कहीं नहीं, या फिर इसके साथ साथ रिवाइज हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने ये इसमें भी डाल दिया, क्लास्टिक वगैरह पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना। ओके, यहाँ से आपने एक और चीज देखी है, यहाँ पे उसने 111 पे रागी पूछा था, यहाँ पे उसने ये पूछा था, मिलेट्स वाला पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बार बार बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे में मिल जाएगा। यहाँ पे उसने बोला है ड्राई एरिड में आप उगा सकते हो, और यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसने करेक्ट पूछा था ना आपको, कहाँ गया, यहाँ पे ड्राई पार्ट्स में। तो आपका क्या यहाँ से वो वाला आंसर हो गया? तो जब भी आप पेपर देते हो तो प्लीज थोड़ा सा आंख दिमाग सब खोल के बैठा करो, ताकि आपको ये सब चीजें, आप पकड़ पाओ ये सब चीजें। ठीक है, सो बिफोर मूविंग टू CAPF 2022, हम क्या करते हैं, पहले इन्वायरमेंट वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, जो थोड़े बहुत आए थे वो देख लेते हैं। 2022 में तो मेरे को खास कोई दिखा नहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना, अभी 2023 में थोड़े से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लाइक कन्वेंशंस वगैरह पे। ठीक है, वो हम कवर कर लेंगे, और कुछ छूट फूट जाएगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, आप वहां से एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें ये आपकी कोई 5-6 क्वेश्चंस हैं, सो 2023 और 2021 के। ठीक है, एक ही साथ कर लेते हैं इसको। सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। ठीक है, तो उसने बोला ये टर्म थी जो अडॉप्ट की गई थी, यूएनएफसीसी ने की थी। ओके, एंड दिस टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस अग्रीमेंट। सो दोनों में कुछ गलत नहीं लग रहा, सो यू कैन गो फॉर बोथ 1 एंड 2। वैसे इसका आंसर इज बोथ 1 एंड 2। तो जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि आपको, जैसे कि कोई करंट से है या फिर इस टाइप के कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, जो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, तो वो जनरली उसमें बोथ 1 एंड 2 करेक्ट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव है, सो इट इनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर। आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है वर्ल्ड बाय 2030। अब मेरे को ये बताओ, इज इट पॉसिबल कि 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे और इसका ये इनिशिएटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे मैनिपुलेशन करना इज वेरी इजी, 2030 का कुछ भी बना दो, सो इट इज, सो पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, पेरिस अग्रीमेंट से डिराइव होता है, सही है, सो 2 वुड बी द आंसर।
अब नेक्स्ट क्या है देखिए, मैंने आपको बोला था दैट वन क्वेश्चन विल हेल्प यू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे अगर आप 95th एंड 95th क्वेश्चन देखो और 100 क्वेश्चन देखो, अगर तो आपको पता होगा दैट बेसल कन्वेंशन, रोटरडम वगैरह, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए, तो इजी रहता है, पोल्यूटेंट्स के लिए है। बट स्टिल इफ यू डोंट नो, आप यहाँ से कर सकते थे। देखिए यहाँ पे भी आपको स्टॉकहोम, बेसल और रोटरडम है। इसका मतलब अगर आप देखोगे, एक तो वो पोल्यूटेंट्स पे एक ऑप्शन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए तो इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जो यहाँ पे है, बिल्कुल है, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ से एक तो आंसर निकल जाता है आपका, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर तो हो गया आपका, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। चलिए, व्हाट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन? स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए था? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉकहोम कन्वेंशन था आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए था आपका, ठीक है। जो मीना माटा था वो किसके लिए था? मर्क्यूरी के लिए था। एंड बेसल कन्वेंशन और रोटरडम, देखिए ए का आपका हो जाएगा 2, बी का आपका हो जाएगा 3, सो आंसर वुड बी योर डी पार्ट। डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका बेसल कन्वेंशन था वो किसके लिए था? कि जो भी आपका हजार्डस वेस्ट होता है या फिर उसको कैसे डिस्पोज करना है, ट्रांस बाउंड्री उसका मूवमेंट, ठीक है, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक, या ट्रांस बाउंड्री जो भी है हजार्डस वेस्ट। अब बट रोटरडम में क्या हुआ था, ये हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड की बात करते हैं यहाँ पे। वेस्ट और डिस्पोजल, उनके डिस्पोजल, डिस्पोजल को कौन देखेगा? बेसल देखेगा। और रोटरडम क्या देखेगा? पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स देखेगा। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए, बाकी 2021 का अगर हम देखें तो वो मेनली किसके बेसिस पे था? करंट अफेयर बेसिस पे ही आते हैं आपको। सो इन्वायरमेंट के हम कोशिश करेंगे कि जितना करंट अफेयर हो सके इतना कर ले। जो बाकी बच कुछ जाएगा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो आप क्या कर सकते हो, जो विजन आईएएस का रहता है मैगजीन, उसमें से आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंट का मैं आपको बताती हूँ, पूरा मत पढ़िए। एक इन्वायरमेंट कर लीजिए वहां से और दूसरा साइंस एंड टेक कर लीजिए वहां से, क्योंकि साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सीडीएस में भी कितने बार पूछ चुका है अभी क्वेश्चन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे इस पे भी आ गया है। सो कौन ही हो सकता है? केरला हो सकता है, तो 2021 का क्वेश्चन है। देन वर्ल्ड ओशन डे, तो ये जो आते रहते हैं आपके डेज आते रहते हैं, उनके थीम्स आते रहते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो करंट अफेयर में वो आप कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये भी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये सब पता होने चाहिए कि ये जो नेशनल पार्क्स है कहाँ कहाँ है, ठीक है। सो आंसर इसका ए है। तो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पे मैंने इनिशिएटिव्स आपको बता दिए, जो ये वाले दो इनिशिएटिव्स थे यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका। देन आते हैं आपके पास कन्वेंशन, सो जितनी भी कन्वेंशन है मैंने सारी की सारी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर लेना, ओके। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आज के करंट अफेयर्स ले लेते हैं, और आज का ही जो पार्ट 2 आएगा उसमें क्या कर लेंगे, बाकी के जो सीएपीएफ 2022 और 2021 का पेपर सॉल्व कर लेंगे, ओके। लेट्स मूव टू environment related current affair topics, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव इज यूएन एनवायरमेंट असेंबली। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसका जो 6th सेशन है, दैट इज UNEA 6, वो कंक्लूड हुआ है रिसेंटली। कहाँ पे हुआ? यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी, कीनिया, ठीक है। थीम क्या था? इफेक्टिव इंक्लूसिव सस्टेनेबल मल्टीलेटरल एक्शन टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन, ठीक है। सो जो UNEA 7 है वो शेड्यूल की गई है, वो 2025 में होगी, नायरोबी में होगी। अब जो अभी जो 6th हुआ है उसके आउटकम्स क्या थे? इन्होंने रीअफर्म कर दिया है कमिटमेंट्स को टू टैकल ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस थ्रू अडॉप्टेड मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। सो अभी आती है बात कि दैट प्लानिटरी क्राइसिस क्या होती है। देखिए प्लानिटरी क्राइसिस होते हैं योर क्लाइमेट चेंज, फिर उसके बाद होता है योर पोल्यूशन, एंड देन वी हैव इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। सो ये तीन क्या होते हैं आपके? ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, पोल्यूशन होता है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। और क्या किया गया था? सो फर्स्ट मल्टीलेटरल एनवायरमेंट अग्रीमेंट था, डे आप देख सकते हैं 28 Feb 2024 को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, देखिए अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो असेंबली है वो है क्या?
देखिए इट वाज एस्टैब्लिश इन 2012 में ये एस्टैब्लिश किया गया था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। सो इट इज द यूएनईपी जो रहती है वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है और किस पे बनाती है, एनवायरमेंट पे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट है और 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 193 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये सब जो रिपोर्ट्स हैं इसने रिलीज किए थे, ठीक है। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024, ठीक है, ये आप पढ़ लेना बाकी का। देन ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक, यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरमेंट रिपोर्ट, और एक और था दैट वाज यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड था, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस 2017 में हुआ था और आप देख सकते हो यंग पीपल को दिया जाता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 80 टू 30 इयर्स, ठीक है। और क्या था इसमें कि इसको यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अभी अभी अप्रूव किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सेंटर क्या करेगा, बजटरी दिया जाएगा कितना, 150 करोड़ का प्रोवाइड किया जाएगा, और ईयर भी आप देख सकते हो इतने थे 5 साल के लिए। अब है क्या ये इंटरनेशनल बिग कैट, देखो ये मल्टी कंट्री या फिर आप मल्टी एजेंसी कोलिशन बोल सकते हो, जिसमें 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज है, कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं आपके, बहुत सारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एम क्या है। देखिए ये क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं 7 बिग कैट्स। कौन कौन सी 7 बिग कैट्स, लॉयन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पुमा, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज करती है कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, ताकि हम होलिस्टिक और इंक्लूसिव कंजर्वेशन आउटकम्स करें। और ये इसका बैकग्राउंड है कि 50th एनिवर्सरी हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की पिछले साल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, आईबीसीए का। सो फर्स्ट हमारे पास है कि इसका कॉम्पोजिशन, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जनरल असेंबली होगी जिसमें सारे के सारे मेंबर कंट्रीज होंगी, एक काउंसिल होगी जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे कंट्रीज के, एक सेक्रेटरीट होगा। अपॉइंटमेंट में अगर आप देखो तो कौन करेगा, सेक्रेटरी जनरल करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। सो फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें इसमें, तो जो फ्रेमवर्क होगा वो ड्राफ्ट किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर लाइंस की लाइंस पे किया जाएगा, जैसे वो फ्रेमवर्क था वैसे ही ये फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। सो कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें, सो वी हैव लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल है, टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज गंगा रिवर डॉल्फिन। अब ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया का सबसे मतलब कि फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जो कि इनॉग्रेट किया गया है पटना बिहार में, ठीक है। कंजर्व करना है इंडेंजर्ड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को। इसमें क्या किया जाएगा, एनडीआरसी है क्या, ये इन डेप्थ स्टडी कराई जाएगी। कौन करेगा स्टडी, साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है। और एडिशनली ट्रेनिंग भी दी जाएगी फिशरमैन्स को, ताकि वो इफेक्टिव कंजर्वेशन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज गंगा रिवर डॉल्फिन है क्या, ठीक है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, और इसको सुसु भी बोलते हैं, और ये एंडेमिक है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मीन्स आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। इसको टाइगर ऑफ गंगा भी बोलते हैं। इसकी पतली सी स्नाउट रहती है, गोल उसकी वैली, स्टॉकी बॉडी, लार्ज फ्लिपर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो फीमेल्स होती हैं वो बड़ी रहती हैं मेल से, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एवरी 2 to 3 years क्या करते हैं, एक काफ को देते हैं, ठीक है। और जो इनके काब्स रहते हैं ना, वो चॉकलेट ब्राउन स्किन होता है जब वो बर्थ होता है उनका, बाद में वो आपके जो ग्रे ब्राउन स्मूथ हेयरलेस स्किन हो जाती है उनकी, ठीक है। बाकी के फीचर्स भी है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर। और ये कौन सी वेव्स यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इसको सुसु क्यों बोलते हैं, बिकॉज व्हेन दे कम टू द सर्फेस फॉर ब्रीदिंग, ब्रेथ लेने, ब्रीथ करने आती है तो वो सुसु साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए, ठीक है। और ये ब्लाइंड इनको बोला जाता है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करती हैं प्रे को कैच करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गंगा रिवर। नाउ देखिए मेजर थ्रेट्स कौन कौन से हैं इनके, ठीक है। तो देख सकते हैं अनइंटेंशनल किलिंग है, बाकी सब है।
अब ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं? सो फर्स्ट इज विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ, और ये सिर्फ एक ही ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रॉपरली डेडिकेट की गई है डॉल्फिन के लिए। नेक्स्ट वी हैव इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था वैसे ये है, और देन नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी इसको डिक्लेयर किया गया था ऑन 5 अक्टूबर 2009। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये आईयूसीएन के अंडर इंडेंजर्ड है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीशीज उसके भी अपेंडिक्स 1 में। सो ये हो गया हमारा करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया। इन पार्ट 2 विल सॉल्व सीएपीएफ 2022 एंड 2021। So this is it from my side. Thank you. Thank you so much.